नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल अध्ययन अध्ययन में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बड़ी खुशी की लहर सभी में दौड़ गई है। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ऐसा आपके सामने सुनने को मिले। और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जब भी मुझे कुछ ऐसा मिलता है जो आपके पढ़ने को आपको और मोटिवेट कर सके, हम तुरंत उसकी पूरी डिटेल्स लेकर के आपके पास आ जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ 8वां पे कमीशन जिसकी मंजूरी मिल गई है। ये खबर आप सभी को मिल गई होगी। मैं अपने चैनल के हवाले से भी ये खबर आपको दे रही हूँ कि 8वां पे कमीशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो अब 8वां पे कमीशन क्या है, इससे आपकी सैलरी पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी पे क्या असर पड़ेगा और क्या लाभ आपको मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल इसी पर बात करने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, आपके बहुत काम आने वाली है। जो बच्चे अभी आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, आप सब सोच लो कितना लग करके मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप भी इस लाभ को पा सके। चलिए बात करते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी प्रॉपर प्रतिशत के साथ कि किसी भी लेवल पर आपको कितना लाभ होगा सैलरी का। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में। इस समय एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, इस समय कौन सा चल रहा है? 7वां पे कमीशन चल रहा है। ठीक है, 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर आप आज के डेट में भी ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कितनी मिलती है, कितनी मिल सकती है? हमारा जो बेसिक सैलरी होता है वो कितनी है? बेसिक सैलरी है कितनी? 57,700 हमारा मूल में वेतन होता है। ठीक है, 10वें ग्रेड 10th ग्रेड पे की ये सैलरी होती है। ठीक है, 57,700 मूल वेतन है। डोंट वरी, ये सैलरी नहीं है। इस पे लगता है डीए। डीए लगता है इस पे, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं। साथ में लगता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक, तो इस समय डीए कितना है? लगभग हम 53% का डीए मान करके कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, 53% डीए जो कि आपके मूल वेतन पे लगता है, मतलब 57,700 पे 53% डियरनेस अलाउंस अगर हम इसका करें, 57,700 का 53% निकालें, तो आपकी सैलरी इसके साथ कितनी हो जाएगी? इसकी सैलरी आपके साथ हो जाएगी 88,281। ये तब होगी जब हम डियरनेस अलाउंस इसमें ऐड करेंगे। अब इसके साथ हम हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करें तो मैं बता दूं, ये मैं फिलहाल जो सैलरी काउंट कर रही हूँ ना, वो यूपीएचएससी की जो सैलरी स्केल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग काउंट कर रही हूँ। ठीक, और यूपीएचएससी का जो एचआरए है ना, वो फ्रीज कर दिया गया है कुछ बेसिक अमाउंट्स पर, जो अमाउंट्स लगभग आपके 11.47% के अप्रोक्स आता है। तो उस हिसाब से हमारा जो बेसिक अमाउंट जो एचआरए होता है वो है इस समय 6,600। ठीक है, तो 6,600 जो है वो हमारा पूरा बेस ये एचआरए होता है। अब ये एचआरए भी इसमें ऐड होगा, तो अब इसके बाद कितनी सैलरी हो जाएगी? पूरी सैलरी हो जाएगी 94,881। ठीक है, ये सैलरी, ये 94,881 की जो सैलरी है ना, वो हमें फिलहाल मिलती है। ये सैलरी मिलती है हमें, मैं बात कर रही हूं, ये मिलती है सैलरी। ठीक है, 94,881 नो डाउट बहुत अच्छी, बहुत रिस्पेक्टेबल सैलरी है। अगर आप कोई नौकरी शुरुआत करते हो तो उसमें 94,881, और मैं बता दूं इस पे मैंने अभी जो आपको एनपीएस के थ्रू जो ऐड होता है उसको काउंट नहीं किया है। जो 14% एनपीएस भी गवर्नमेंट अपने तरफ से ऐड करती है उसको मैंने
इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, ना कोई टैक्स निकाला है, ना एनपीएस को ना एक्सक्लूड किया है ना इंक्लूड किया है। ये आपकी सामान्य सैलरी जो बनती है 54,881, अच्छी सैलरी है। लेकिन अब जैसा कि हमें पता है, हमारे सामने अब आ गया है 8वां पे कमीशन की बात हो गई है। तो अब जब 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो अब सैलरी क्या होगी, किस हिसाब से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, अब हम इस वीडियो में आगे वो बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बता दें, इससे पहले 7वां पे कमीशन आया था। ठीक है, तो 6वें पे कमीशन से, ठीक है, 6वें पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में क्या अंतर हुआ था, किस बेस पे सैलरी बढ़ती है, ये मैं आपको बता दूं। एक होता है फिटमेंट फैक्टर, एफएफ कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर, ये क्या होता है? ये आपका पूरा डेटा जो होता है, कितनी महंगाई हो रही है, कितनी हर व्यक्ति के हिसाब से खर्च है, कितना मार्केट फ्लो कर रहा है, इन सब के अकॉर्डिंग एक फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाता है कि वर्तमान सैलरी में कितना हाइक होना चाहिए। इसका कुछ अनुमान जो है वो इसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लगाया जाता है। तो मैं बता दूं, 7वें पे कमीशन की जब सिफारिश की गई थी तो ये जो फिटमेंट फैक्टर था उसकी सिफारिश की गई थी कि कम से कम सैलरी में 3.86 गुना जो है सैलरी आपकी बढ़ाई जाए। मतलब आपका मूल वेतन जो है उस मूल वेतन में इनटू कर देंगे इसको, उतनी सैलरी आपकी बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन बढ़ी थी, जो गवर्नमेंट ने जिसको फिर बाद में माना था वो था 2.57। तो मूल वेतन में 2.57 को मल्टीप्लाई कर दिया गया था, उसके बाद वहीं से आपका नई सैलरी वहीं से बनती थी, उसके बाद उस पर एचआरए लगता। ठीक, तो ये बात कर रही हूं मैं, फिटमेंट फैक्टर को आप थोड़ा समझ लें कि क्या होता है, क्योंकि जो सैलरी बढ़ेगी ना वो इसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही बढ़ेगी। ठीक है, यही जो है वो आपकी सैलरी को बढ़ाने वाला है। तो ये हमने देखा 7वें पे कमीशन में ये हाल है। ठीक है, 7वें पे कमीशन में आपका ये सिफारिश हुई थी 3.86 की, लेकिन बढ़ाया गया था 2.57। अब ये 8वें पे कमीशन की अगर मैं बात करूं तो 8वें पे कमीशन में क्या है? 8वां पे कमीशन जो अभी लागू हुआ है और जिसके बहुत सारे अर्थशास्त्री जो इसको एनालिसिस कर रहे हैं, जो इस समय देख रहे हैं, वो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं। 8वें पे कमीशन जो इस समय है, जो पहली सिफारिश हुई है वो अभी भी 3.86 के लगभग हुई है, कि इतना जो है, जो पूरा डेटा है, जो फिटमेंट फैक्टर है, इतना कम से कम इंसान की सैलरी में हाइक होना चाहिए। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा की समिति के अकॉर्डिंग जो है, अब जो हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 2.86 के अकॉर्डिंग होगी तो भी आज का जो कहते हैं जो नौकरी पेशा वर्ग है उसकी सैलरी में अच्छा खासा उछाल आ सकता है। एक हो गया 2.86। ठीक, तो ये हम मान के चल सकते हैं 3.86 जो है वो नहीं बढ़ सकती है। ठीक, हम मान के फिलहाल चल रहे हैं कि हमारी जो सैलरी बढ़ेगी 2.86 बढ़ सकती है, इतना गुना। और चलो ये भी नहीं, हम काउंट मान लेते हैं 2.50। तो फिलहाल हम जो सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे वो 2.86 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग भी करेंगे और 2.50 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग भी करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आते हैं आपका जो फिलहाल बेसिक पे। देखो बेसिक पे ही ये जो सारी चीज है वो मल्टीप्लाई होती है, तो बेसिक पे फिलहाल कितना है, फिर आते हैं वहीं पे। ठीक है, बेसिक कितना है? 57,700। इसमें इनटू करेंगे, सबसे पहले हम 2.50 के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो 2.5 के हिसाब से पहले करते हैं। तो 57,700 में 2.5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आ जाएगा वो है 1,44,250 के अप्रॉक्स जो है वो आपकी सैलरी जो है अभी केवल फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बनेगी। ठीक, अब ये मैंने जो किया है वह
2.50 के हिसाब से किया है। ठीक, अब यहाँ पर मैं दोनों अकॉर्डिंग करते हुए चलते हैं हम लोग, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये जो है हमने अभी जो किया है वह यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 2.50 के हिसाब से ये हुआ। अब यहाँ हम करेंगे 2.86 के हिसाब से, तो ये दो अलग अलग स्केल जो है आपकी सैलरी का बनेगा, इसको समझ लीजिएगा। 2.5 में हमने जब 57,700 जो आपका बेसिक पे मूल वेतन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, किसी भी जगह का असिस्टेंट प्रोफेसर का मूल वेतन जो है वो 57,700 है। इसी पे एचआरए लगता है, इसी पे डीए लगता है, इसी पे सब चीज लगता है, तो जो सैलरी का जो फिटमेंट फैक्टर जो ऐड होगा वो इसी पे होगा। तो 2.5 के हिसाब से करते हैं तो 1,44,250, ठीक है, 1,44,250 रुपए मात्र यहाँ हुए। अब हम इसको वापस से काउंट करते हैं 2.86 के हिसाब से, तो वही बेसिक जो पे है वो 57,700 है। ठीक, इसमें हमने इंटू किया 2.86 का, ठीक है, 57,700 से में हमने 2.86 से इंटू किया तो आपका रिजल्ट आता है 1,65,082 रुपीज़ ओनली, लगभग इसी के हिसाब से, 82 नहीं 22 आएगा। अब उतने से तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोग एकदम एग्जैक्ट कर रहे हैं, तो 57,700 में 2.86 करेंगे तो कितना आ गया 1,65,022 रुपए। ये जो प्रस्तावित है शिव गोपाल मिश्रा द्वारा, उसके द्वारा ये होगा। अब अभी यही नहीं सैलरी है आपकी, इस सैलरी पे अभी एचआरए भी तो ऐड होना है। तो एचआरए जो कि हमेशा मूल वेतन पे बनता है, तो आपका मूल वेतन क्या हो गया, अब तो आपका मूल वेतन हो गया ये ना, आपका मूल वेतन हो गया ये, ठीक है। 2.5 के हिसाब से अगर करेंगे तो 1,44,000 हो गया, और 2.86 के हिसाब से करेंगे तो 1,65,022 रुपए हो गए, ठीक है। अब इसमें आपका एचआरए भी ऐड होगा, तो चूंकि एचआरए हमने अभी पढ़ा देखा कि फ्रीज कर दिया गया है सामान्यतः, लेकिन अगर उसको प्रतिशत में अगर हम कन्वर्ट करें तो 11.46% के हिसाब से आ रहा है। तो हम लोग 11% के हिसाब से अपना एचआरए अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम आपका 2.50 के हिसाब से देखते हैं, तो अगर इसका हम 11% के हिसाब से करेंगे तो आपका एचआरए आएगा लगभग 15,867 रुपये, ठीक है। यहाँ हम 11% के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो आ रहा है 15,867 रुपये, दशमलव में आएगा ये थोड़ा बहुत, ठीक है। ये जो है आपका अभी एचआरए है, एचआरए भी तो बढ़ेगा क्योंकि मूल वेतन के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक। अब ये एचआरए आपका 2.86 के हिसाब से बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 18,152। यहाँ भी 11% के हिसाब से निकालिए, ये बहुत मिनिमम है 11%, सामान्य इससे ज़्यादा ही जाता है, लेकिन यूपीएससी के थ्रू हिसाब से हम बता रहे हैं तो आपको 11% हम मिनिमम निकाल रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके अगर 2.86 के हिसाब से हम 11% करेंगे तो क्या हो जाएगा 18,152 रुपये, ठीक है। तो अभी ये जो है आपके 2.5 के हिसाब से बात करेंगे तो 15,867 रुपये अभी 1,44,000 में ऐड होने हैं, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 1,60,000, सोचिए 1,60,170 दशमलव के हिसाब से जाएगी, तो आपका ठीक ठीक जो सैलरी आएगी वो 1,60,117 रुपये। ये मैं बहुत बेसिक हिसाब से अगर काउंट कर रही हूँ तो ये आपकी सैलरी इतनी होगी जब 2.5 जो है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगा। सामान्यतः इतना बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पिछला जब एक कमीशन हमने बात करी उसमें भी लगभग इतना 2.57 बढ़ा था, तो हम बहुत मिनिमम मान के कर रहे हैं। और अगर 2.86 हो जाता है जैसा कि सिफारिश की गई है, तो आपकी सैलरी जो है अभी 1,65,022 जो में करने के बाद इसमें एचआरए भी ऐड होगा 18,152 रुपये, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो सोचो कितना हो गया 1,83,174 रुपये के लगभग।
ये सामान्यतः मैं बता रही हूँ आपकी सैलरी, ठीक है। अब पूरी सैलरी अगर आपकी मिलती है इन हैंड, इसमें अभी कोई कटौती नहीं है, ना अभी मिला है, ना एनपीएस को मैंने इंक्लूड किया है ना एक्सक्लूड किया है। ये समान जो सैलरी आपको मिलनी है वो इतनी हो जाएगी 1,60,117 रुपये, जो कि अभी हमने काउंट की थी, वर्तमान में कितनी है 94,881। अगर 2.5 के हिसाब से बढ़ती है और अगर 2.86 के हिसाब से बढ़ती है तो 1,83,174 रुपये सैलरी आपकी हो जाएगी। तो 8वां पे कमीशन अपने साथ कुछ अच्छे सकारात्मक परिवर्तन के साथ आएगा। अब मैं साथ साथ बता दूं, इसके बाद इसमें एचआरए नहीं ऐड होता है। एचआरए को इसी फिटमेंट फैक्टर की जो बात कर रहे थे उसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो आपका केवल हम फिलहाल जो हम ऐड करें, इसके अलावा कुछ सर्विसेज में अदर जगह, ठीक है, तो आपका डीए जो है नहीं ऐड होता है। डीए जो है उसी फिटमेंट फैक्टर में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। केवल आपका मूल वेतन जो कि फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बनेगा उसमें एचआरए इंक्लूड होता है, और साथ में कुछ जगह पे कुछ और अलाउंसेस होते हैं जो लगभग 1,000-2,000 मेडिकल अलाउंसेस कुछ जगह पे होते हैं, वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करें, फिलहाल क्या बात करें हम यूपीएचएससी के थ्रू की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएचएससी के थ्रू जो बेसिक पे होता है वो आपकी क्या हो जाएगी, 8वें पे कमीशन के बाद हो जाएगी 1,44,250 रुपये, और साथ में अगर एचआरए लगाते हैं तो पूरी सैलरी हो जाएगी 1,60,170 रुपये। ये बहुत मिनिमम काउंट कर रहे हैं हम, और 2.86 के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो एक अच्छी खासी सैलरी का हाइक होने वाला है आपके लिए। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है आपकी जॉब, आपको जॉब मिल जाएगी तब। आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम आने वाला है, अब बताओ इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या मिल सकता है आपको? यहाँ एचएन अध्ययन आपको रोज रोज मोटिवेट कर रहा है, लेकिन एचएन अध्ययन के इस मोटिवेशन के मुहिम में भारत सरकार भी ऐड हो गई। उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा है, सैलरी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, तुम मेहनत करो अपने लिए, तुम पढ़ाई करो। तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम जो है लगे हुए हैं, और इस तरह के जब भी कोई मोटिवेशन का सोर्स हमें मिलता है तो हम आपके लिए लेकर के ज़रूर आते हैं। और हम जानते हैं कि सैलरी पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक अच्छा खासा फैक्टर रही है, और अब जब आप देख रहे हो तो भी आपके सामने एक अच्छा खासा फैक्टर अभी भी है। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप तैयारी कर सकोगे। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नो डाउट बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज क्लास कर रहे हैं, आपके क्लासेस रात के 11-11 बजे तक हम सॉल्व करते हैं, हम यूट्यूब पे रोज जो है क्लासेस अपनी ले रहे हैं, सब तरफ क्लासेस हो रही है, बच्चे बहुत गर्मजोशी से उसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये जान के भी हमें अच्छा लग रहा है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, अब आपका ये मेहनत देखते हुए भी एचएन अध्ययन भी अपने हिसाब से रोज आपके फायदे के लिए, आपके हिसाब से जो भी आप कहते हैं उस हिसाब से हम अपने भी बैच को कस्टमाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट भी क्या है, आपकी परीक्षा है, ठीक है। बहुत से बच्चे जो अभी बोल रहे थे कि मैम तैयारी के लिए अभी कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, या फिर और भी हमें कुछ करना है, जीएस के लिए हमें अभी कम पड़ रहा है समय, ये करो। तो जीएस के लिए हमने एक प्रॉपर एक क्रैश कोर्स का बैच भी लॉन्च कर दिया है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल गया होगा। साथ में जब आप हमारा एचएन अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो होती है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो टेलीग्राम पर ही आपको एचएन अध्ययन उपलब्ध कराता है, तो सबसे पहले वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप देखोगे तो लिंक भी मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का, एप्लीकेशन का, दोनों का लिंक डाल देंगे, अब वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं पूरा आपको यहाँ पे सभी चीज़ मिल रही है, उपलब्ध है। सबसे पहले मैं बात करूँगी हिंदी क्लास की, हिंदी का जो बैच है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के लिए मैं बात करूँ तो आपको ये बैच आपके सामने दिख रहा है, हिंदी साहित्य का प्रोफेसर बैच 2024-25। इसमें हम सब
तरह सब स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेंगे, क्योंकि आपको पता है हर जगह के चल रहे हैं। एचपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपी के फॉर्म आने वाले हैं, आरपीएससी का फॉर्म आ चुका है, एमपी के भी फॉर्म आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है प्रक्रिया, शायद उसमें भी जल्दी जल्दी आ जाए फॉर्म। तो कई जगह के फॉर्म जो है वो अब आने वाले हैं, मतलब ये साल पूरा परीक्षाओं का ही होने वाला है और सबके सिलेबस में कुछ ना कुछ माइन्यूट सा अंतर है जो आपके परीक्षा को प्रभावित करता है। तो कई सारे बैच लें, हर बैच में आप अगर नहीं चाह रहे या फिर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि हर बैच आप अलग अलग से ले सकते हो, तो हिंदी साहित्य के लिए आप केवल ये एक बैच ले सकते हैं, प्रोफेसर बैच 2024-25। इस बैच को लेने पर आपको जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होंगे या जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस चलेंगी अलग अलग, सभी का एक्सेस आपको इस एक बैच में मिल जाएगा, जिसमें अभी जो वर्तमान में आरपीएचसी, यूपीएचसी, यूपीजीडीसी, एचपीएससी, एमपीपीएससी और सीजीपीएससी को हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं। अब निकट भविष्य में जितने भी परीक्षाएं जो है आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बैच देखो अलग अलग चलेगा सबको, लेकिन एक्सेस आपको इसी बैच के थ्रू ही मिल जाएगा। ये हो गई हिंदी साहित्य की बात। हिंदी साहित्य के अलावा इस समय हमारे पास और जो है आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप सभी के प्रेम ने हमें और ज़्यादा प्रेरित किया है और फिलहाल उसके साथ अब हम लेकर के आए हैं, एचएन अध्ययन आपके लिए लेकर के आया है हिस्ट्री का भी बैच। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री बैच जो है वो भी अब एबी सर के मार्गदर्शन में है। आप सब जानते होंगे, काफ़ी चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों के लिए तो हमेशा तत्पर हैं। अब ये भी बैच जो है आपको इसी एचएन अध्ययन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक, तो आप ये बैच भी ले, जो भी बच्चे हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का ये बैच ले सकते हैं, देख सकते हैं सारे पॉइंट जो है इसमें आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो आपको मिल रही है यहाँ पर। साथ में क्रैश कोर्स की मैं बात कर रही थी, जो अभी बच्चों को जीएस में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, मुझे भी प्रॉब्लम काफ़ी जीएस में होती है, तो खासकर ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनका जीएस थोड़ा वीक होता है, इट्स ओके, लेकिन स्ट्रांग हो सकता है। कैसे? पढ़ाई से। और आप लोग जीएस का कोर्स कर ही रहे हो, चल रहा है अच्छा खासा, उसका हम ओपन प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब पर भी आप उसकी लगातार मैराथन क्लासेस चल रही है। उसके साथ हम लेकर के आए हैं फिलहाल एक क्रैश कोर्स, 30 दिन के अंदर सभी का सभी जीएस जो है सेक्शन वो खत्म हो जाएगा। ये पूरा हमारा टारगेट है, आप देख सकते हैं। तो आप के लिए कई सारे बैच है, और मैं बता दूं अगर आप हिंदी का प्रोफेसर बैच लेते हो तो उसके साथ आपको जीएस बैच जो है वो उसी में इंक्लूड मिलेगा, उसको आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपका बैच से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड या टेस्ट से या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी कोई भी कंसर्न है, कोई भी प्रश्न है या कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या कैसे कोर्स परचेस करना है या कैसे कोर्स को बाय करना है, कैसे यूज़ करना है, तो इन सब के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है, व्हाट्सएप जो आपके पास नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किया है तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन उसमें बाकायदा देते रहते हैं। तो करना आपको क्या है, सिंपल प्रोसेस, क्लासेस के साथ लगातार चलते जाइए, रिवीजन करिए और क्लास आगे बढ़ते जाइए, रिवीजन करिए, क्लास आगे बढ़ते जाइए, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बताइए, फिर डिस्कस किया जाएगा। अंतिम ध्येय क्या है कि आपको 2025 में नौकरी ले लेनी है, क्योंकि हमने बात किया 8वां पे कमीशन की, 2026 से ये लागू होने का हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो उसके 1-2 साल में जो है, बहुत मैं मानती हूँ तो 1 साल में आपका राज्य सरकार जो है उसको लागू कर देगी। तो हम क्यों देरी करें, हम क्यों पीछे रहें, हम भी इसी लड़ाई में और जुड़ जाते हैं और जोश के साथ जुड़ जाते हैं। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, शुक्रिया।